फिल्म की कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं एक लड़के को जिसका नाम रोहन भटनागर होता है। ये बचपन से अंधा होता है। ये एक लड़की से मिलता है जिसका नाम सुप्रिया उर्फ सू होता है और ये लड़की भी अंधी होती है। ये लड़की कमाने वाली लड़की होती है। ये दोनों एक दूसरे को अपने दोस्तों के ताल्लुक से मिले होते हैं। इन दोनों में बातें होती हैं और ये एक दूसरे को अच्छे लगते हैं। इस लड़के का नाम अमित होता है और इसकी नजर सुप्रिया पे पड़ती है और ये सुप्रिया को देखता ही रह जाता है। इनकी ये वाली मुलाकात पूरी होती है और फिर रोहन इसे इसके काम वाली जगह पे मिलने आता है। सू एक जगह पियानो बजाती होती है। रोहन इसे डांस करने के लिए कहता है और ये दोनों डांस करते हैं। इन दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लगता है। ये सू के लिए जूती खरीदते हैं। रोहन वो वाली जूती लेने का कहता है जिसकी आवाज ऐसी होती है कि रोहन को उस जूती की चलने की आवाज सुन के पता चल जाए कि सू इससे कितनी दूर है या पास है। ये दोनों मॉल में होते हैं। मॉल में कोई मशहूर बंदा आया होता है जिस वजह से मॉल में रश लगा होता है और ये दोनों एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। रोहन उस मशहूर बंदे से मदद मांगता है और वो रोहन को स्टेज पर बुला के माइक देता है। ये माइक पे सू को बताता है कि ये स्टेज पे है और सू एक औरत से स्टेज तक ले जाने का कहती है। रोहन सू की जूती की आवाज सुनता है और ये दोनों एक दूसरे को मिल जाते हैं। इन दोनों में प्यार हो जाता है। रोहन और सू जफर के साथ एक बिल्डिंग में जाते हैं जो तैयार हो रही होती है। यहाँ रोहन जफर को लिफ्ट वाली जगह में गिरने से बचाता है क्योंकि रोहन को इस जगह का अंदाजा होता है। रोहन ने अपने और सू के लिए यहाँ घर लेने का सोचा होता है। ये दोनों एक साथ वक्त गुजारते हैं और इनकी शादी हो जाती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। दोस्तों, रोहन कार्टून्स की डबिंग करता होता है। रोहन एक डबिंग आर्टिस्ट होता है और ये सू को अमिताभ बच्चन की आवाज भी सुनाता है। रोहन इसे एक घड़ी पहनाता है पर सू ने पहले से ही घड़ी पहनी होती है। सू बताती है कि ये घड़ी उसने अपनी पहली तनख्वाह से ली थी पर ये दोनों घड़ियां पहनेगी। एक वक्त बताएगी और दूसरी तुम्हारा प्यार बताएगी। ये रिक्शे पे घर जाते हैं। रिक्शे वाला इसे कम बकाया पैसे देता है। ये नोट के साइज से अंदाजा लगाता है कि इसे रिक्शे वाले ने कम पैसे दिए हैं, इसलिए रिक्शे वाले को इसे पूरे पैसे देने पड़ते हैं। गली में अमित और उसका दोस्त वसीम इनके पास आते हैं और अमित इसकी बीवी के बारे में गलत बातें बोलता है। सू मोहल्लेदारों को आवाज लगाती है। लोग बाहर आते हैं पर तब तक अमित और वसीम जा चुके होते हैं। इनकी जिंदगी गुजर रही होती है और फिर एक दिन अमित और वसीम इनके घर में घुसते हैं। अभी रोहन घर में नहीं होता और ये दोनों सू के साथ ज्यादती करते हैं और उसका रेप कर देते हैं। रेप यानी के बलात्कार। रोहन घर आता है। उसे अपनी बीवी बेड पे बंधी मिलती है और उसे पता चलता है कि उसकी बीवी के साथ क्या हुआ है। पुलिस वाले आते हैं और इंस्पेक्टर चौबे इसे बताता है कि सू के बयान पर अमित और वसीम दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनको 24 घंटों में मेडिकल रिपोर्ट बनवानी होगी। पर फिर दोस्तों, चौबे को अमित के भाई का फोन आता है। ये मेडिकल रिपोर्ट बनवाने जा रहे होते हैं कि रिक्शे को एक पुलिस वाला रोकता है और बताता है कि चौबे ने इनके लिए गाड़ी भेजी है। ये चौबे वाली गाड़ी में जाते हैं। इन्होंने अस्पताल जाना था पर इनको एक जगह पे ले जाकर बंद कर दिया जाता है। रोहन बार बार दरवाजा बजाता है और एक बंदा आता है और वो बताता है कि इन्हें यहाँ 24 घंटे और रखा जाएगा। ये दोनों बेबस होते हैं और इन दोनों को समंदर के किनारे छोड़ा जाता है। ये सू की मेडिकल रिपोर्ट बनवाते हैं पर डॉक्टर इन्हें बताता है कि इस रिपोर्ट से कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा क्योंकि रिपोर्ट पहले 24 घंटे में बनवानी होती है और ये 30 घंटे बाद रिपोर्ट बनवा रहे हैं। रोहन पुलिस वाले को बताता है कि इन्हें किडनैप किया गया, बंद किया गया और फिर समंदर में छोड़ दिया गया पर पुलिस वाला उल्टा इससे गवाह का पूछता है। दोस्तों, इनको जो इतनी देर बंद किया गया था उस वजह से मेडिकल रिपोर्ट में बलात्कार के बारे में आया ही नहीं और पुलिस वाला इनको फ्रॉड बोलता है। अब इनकी जिंदगी में उदासी छा जाती है। रोहन अब सू के साथ पहले जैसा नहीं रहता। रोहन अपना डबिंग का काम भी नहीं कर पा रहा होता। रोहन घर आता है ये सोच के कि ये सब भुला के अपने और सू के
दरमियान सब ठीक करेगा। पर दोस्तों सू ने खुदकुशी कर ली होती है और ये जानने पे रोहन रोने लगता है। सू का अंतिम संस्कार किया जाता है और दोस्तों रोहन से मिलने आता है ये बंदा। इसका नाम माधव राव शेलार होता है। ये अमित का बड़ा भाई होता है और ये कॉर्पोरेटर होता है। कॉर्पोरेटर यानी कि आप ऐसे समझ लो कि ये पॉलिटिशियन होता है और इसकी काफी पहुंच होती है। ये रोहन से बातें करता है और इसे बताता है कि अमित को इसका सपोर्ट है। पुलिस इसके लिए काम करती है और इसने अमित को छुड़ा लिया है और ये इससे सू के बारे में भूलने का कहता है। ये बताता है कि एक बात समझ नहीं आई, अगर खुदकुशी करनी ही थी तो पहले बलात्कार के बाद क्यों नहीं की, दूसरे बलात्कार के बाद क्यों। माधव की ये बात रोहन को लगती है। माधव चला जाता है पर रोहन को याद आता है कि जब वो घर आया था तब उसने एक कागज को महसूस किया था। ये उस कागज को ढूंढ लेता है और दोस्तों इस कागज पे सू ने अंधों के लिखने वाले तरीके से रोहन के लिए लिखा होता है। रोहन उंगली से महसूस करके पढ़ता है। सू ने लिख के बताया होता है कि रोहन के जाने के बाद ये खाना बना रही थी। अमित और वसीम इसके पास दोबारा आए, जबरदस्ती की और दोबारा बलात्कार किया। सू ने लिखा होता है कि तुम्हें बार बार इस तकलीफ से ना गुजरना पड़े, इसलिए मेरा जाना जरूरी है। जफर रोहन को सू की अस्थियां ला कर देता है। रोहन पुलिस स्टेशन जाता है और वो चौबे से मिलने की बात करता है। रोहन चौबे की तरफ मुंह करके चौबे को बुलाता है और वो रोहन को अपने पास बुला लेता है। चौबे बताता है कि अमित और वसीम को छोड़ना पड़ा क्योंकि उनके खिलाफ सबूत नहीं था। रोहन कहता है कि हर खुदकुशी करने वाले का कातिल जरूर होता है और बताता है कि अमित और वसीम दोबारा आए थे। रोहन इनसे ऐसी बातें करता है कि मानो जैसे वो इन्हें बताता है कि रोहन बदला लेगा और रोहन बच भी जाएगा। चौबे सब समझ जाएगा पर वो आगे किसी को समझा नहीं पाएगा। ये बताता है कि ये खेल उन्होंने शुरू किया, खत्म मैं करूंगा। दोस्तों इस पुलिस वाले का नाम नलावड़े होता है और ये माधव की जेब में होता है। रोहन एक क्लब में जाता है जहाँ पे अमित वसीम के साथ शराब पीने आता है। रोहन यहाँ इन दोनों की आवाज रिकॉर्ड करता है। एक जगह पे माधव माइक पे बोल रहा होता है और रोहन वहाँ जाकर इसकी आवाज रिकॉर्ड करता है और ये माधव की आवाज सुनता है। रोहन के ख्यालों में सू इसके साथ होती है। रोहन एक फोन बूथ से नलावड़े को फोन करता है। ये माधव की आवाज में बात करता है और इसे वसीम को 3-4 दिन के लिए उठाकर अंदर बंद करने का कहता है और ये वसीम को उठा लेता है और फिर ये वसीम की बहन को फोन करता है। अमित की आवाज में बात करता है और इसे अकेले में मिलने के लिए कहता है पर इसकी बातें वसीम का बाप सुन लेता है। इसे गुस्सा आता है और ये अमित को मारता है और उसे धमकियां देता है। रोहन फिर से वसीम की बहन से अमित की आवाज में बात करता है और उससे मिलने के लिए कहता है और ये अमित को फोन करके अमित से वसीम की बहन की आवाज में बात करता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है। रोहन वसीम के बाप को फोन करता है और उससे माधव की आवाज में बात करता है और इसे एक जगह पे जाकर देखने का कहता है। रोहन की वजह से ये दोनों मिलते हैं। वसीम की बहन इस पे गुस्सा करती है। इसे समझ नहीं आता कि यहाँ क्या हो रहा है और दोस्तों वसीम का बाप यहाँ आता है और उसके पास चाकू होता है। वो अमित पे हमला करता है पर दोस्तों अमित उल्टा वसीम के बाप को चाकू मार देता है लेकिन वो मरता नहीं। रोहन यहीं पास में होता है और ये सब रोहन की वजह से होता है। ये नलावड़े से अमित के खिलाफ हुई FIR को फाड़ने का कहता है और वसीम को इसके पास भेजने का कहता है। रोहन को अपनी बीवी के साथ गुजारा वक्त याद आता होता है और दोस्तों फिर रोहन अपने अगले प्लान की तैयारी करता है। वसीम माधव के पास आता है और माधव इसे बताता है कि इसने अमित को पुणे भेज दिया है। ये इसे अपने बाप से FIR वापस लेने का कहता है और ये वसीम को याद दिलाता है कि सू के बलात्कार वाले केस में इसी ने वसीम को बाहर निकाला था। रोहन वसीम को फोन करता है और अमित की आवाज में बात करता है और इसे मिलने का कहता है। ये वसीम को उसी जगह बुलाता है जहां अमित वसीम के साथ शराब पीने आया था। रोहन लाइटें बंद कर देता है और वो वसीम से लड़ाई करता है। रोहन अंधा होता है इसलिए उसे थोड़ी मुश्किल होती है पर दोस्तों रोहन ने पूरी तैयारी की होती है और वो वसीम के गले में रस्सी डालकर उसे लटका के मार देता है और वो इसके कंधे पे एक रुमाल छोड़ता है जिस पे AS लिखा होता है और पुलिस वालों को AS का मतलब समझ आता है अमित शेलार। चौबे नलावड़े से अमित का पता लगाने का कहता है। चौबे माधव से मिलता
मिलता है। चौबे बताता है कि वो इसके भाई को पकड़ने से नहीं रुकेगा और ये बताता है कि अमित के पीछे इसका हाथ है। जब वसीम को दफन किया जाता है तब रोहन उसकी कब्र में मिट्टी के साथ एक घड़ी फेंकता है जो इसने सू को दी थी। घर पे इसे चौबे मिलने आता है। चौबे ने इसे वसीम की कब्र वाली जगह देख लिया था। चौबे के पास कोई सबूत नहीं होता, इसलिए वो रोहन को कुछ नहीं कर पाता। रोहन अमित को फोन करता है और नलावड़े की आवाज में बात करता है और इसे बताता है कि इसे पता है कि वसीम को किसने मारा है और वो इसे उस जगह अकेले मिलने का कहता है जहां सू और रोहन को बंद किया गया था। अमित उस जगह आ जाता है और रोहन उस पे हमला करता है। ये दोनों आपस में लड़ाई करते हैं और दोस्तों अमित बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तब रोहन ने इसे एक जगह बांधा होता है। रोहन इसको दूसरी घड़ी पहनाता है जो सू की थी। रोहन माधव को फोन करता है, इसके मुंह पे हाथ रख लेता है, अमित की आवाज में बात करता है और बताता है कि इसे कहाँ पे बांध के रखा है। रोहन मोमबत्ती जला के गेट के पास रखता है। यहाँ पे दोस्तों तेल के डब्बे पड़े होते हैं। रोहन उनमें सुराख करता है और तेल बाहर निकलने लगता है और इसका मुंह बंद कर देता है। माधव यहाँ आता है। वो खिड़की से अंदर अपने भाई को देखता है। जब वो गेट खोलता है तो मोमबत्ती नीचे गिर जाती है और उस तेल को आग लग जाती है। यहाँ धमाका होता है और दोस्तों रोहन अमित को मार देता है। पुलिस यहाँ आती है। माधव को नहीं पता होता कि अमित के साथ ये किसने किया और ये अब गुस्से में होता है। रोहन के पास मोहल्ले का बच्चा आता है और वो रोहन से अपने स्कूल के प्रिंसिपल की बात करवाता है और रोहन इस बच्चे के पापा की आवाज में बात करता है। पर तभी दोस्तों यहाँ चौबे आता है और उसे रोहन की इस काबिलियत के बारे में पता चलता है। अब चौबे को समझ आने लगता है कि जो मामलात हुए वो रोहन की वजह से हुए। ये रोहन को 24 घंटे का वक्त देता है और ये रोहन के घर के बाहर पहरा लगवा देता है। अब ये रोहन के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने लगता है। जफर यहाँ आता है। इसके साथ 3 लड़कियाँ होती हैं जिनको ये अपनी फैमिली बताता है और उसी वक्त पास में धुआं चलता है। चौबे ने उस जगह की जानकारी निकलवाई थी जहाँ से रोहन ने फोन किए थे। ये उस जगह जाता है पर वो फोन बूथ बंद होता है और फिर ये माधव के पास जाता है और इसे बताता है कि अमित को जलाने वाला मिल गया है। माधव इसे पैसे देने के लिए तैयार होता है और ये बताता है कि ये अगली सुबह कातिल को इसके हवाले कर देगा, क्योंकि अगर इसने बताया भी कि कातिल कौन है तो ये यकीन नहीं करेगा। ये सरकार से प्रमोशन लेगा और इससे पैसा लेगा। दोस्तों रोहन ने जफर को फोन किया था और जफर नलावड़े के पास आया था। जब धुआं चल रहा था तब रोहन मोहल्ले के बच्चे की साइकिल पे पुलिस वालों की नजरों से बचकर कॉलोनी से निकल गया था और फिर इसने माधव को फोन किया। इसने पहले अमित की आवाज में बात की और फिर रोहन ने अपनी आवाज में बात की। रोहन इसे उसी बिल्डिंग में बुलाता है जहाँ पे रोहन ने घर लेना था। रोहन इनके सामने आता है। माधव का बंदा इसके पीछे भागता है। रोहन भागता है और उस लिफ्ट वाली जगह से छलांग लगा लेता है। वो लिफ्ट वाली जगह ढकी होती है और माधव का बंदा उस जगह में नीचे गिर जाता है। फिर माधव गोलियां चलाता है। माधव को इसे गोली मारने का मौका मिलता है पर वो नहीं मारता क्योंकि वो रोहन को बुरी मौत देना चाहता होता है। ये दोनों लड़ते हैं। रोहन को भी इसे गोली मारने का मौका मिलता है पर वो भी माधव को आसान मौत नहीं देना चाहता होता। ये दोनों बिल्डिंग के किनारे आ जाते हैं। रोहन रस्सी का हुक अपनी पैंट में लगाता है और ये माधव के साथ छलांग लगा देता है। ये दोनों लटक जाते हैं। रोहन इसे बताता है कि सू ने खुदकुशी की पर वो कत्ल था। ये कत्ल है पर लगेगा खुदकुशी। रोहन माधव का हाथ छोड़ देता है। माधव नीचे गिर जाता है और रोहन अपना बदला पूरा कर लेता है। दोस्तों चौबे रोहन के पास आता है। रोहन ने इससे पूछा था कि अगर आप मेरी जगह होते तो वसीम और अमित के साथ क्या करते, और बोला था कि जिस दिन आपने मुझे सच्चा जवाब दिया ना उस दिन मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। अभी चौबे इसे जवाब देता है कि ये अमित और वसीम को मार देता और फिर ये पूछता है कि तुम कॉलोनी से बाहर कैसे निकले और माधव को कैसे मारा। रोहन इसे माधव को मारने के बारे में और ये कॉलोनी से कैसे बाहर निकला उस बारे में सच बता देता है। चौबे के मुताबिक अब ऐसा लग रहा है कि अमित ने वसीम को मारा और माधव ने अमित को मारा और भाई को मारने के गम में माधव ने खुदकुशी
खुदकुशी कर ली। ये रोहन के दिमाग की तारीफ करता है। चौबे के मुताबिक चौबे के पास गवाह है। ये उस फोन बूथ वाले के पास जाता है जहाँ से रोहन ने फोन किए थे, पर इसे पता चलता है कि वो बंदा भी अंधा है। अंधा किसी के खिलाफ कैसे गवाही दे सकता है? उसने तो किसी को देखा ही नहीं। इसे याद आता है कि रोहन ने इसे बताया था कि सब अंधे रहेंगे तो पुलिस की किसी को जरूरत ही नहीं होगी, दुनिया परफेक्ट होगी। वहीं दूसरी तरफ रोहन के ख्यालों में सू इसके साथ होती है। वो मुस्कुराता है और समंदर में अपनी बीवी की अस्थियां फेंक देता है और इस तरह इस फिल्म का एंड होता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। और अगर आपने इसी तरह की और वीडियोस देखनी है तो लेफ्ट या राइट जोन सी मर्जी वीडियो को क्लिक कर लो।